आज पैसिव वॉइस के ऊपर जितने भी अंग्रेज़ी के अंदर पैसिव वॉइसेस हैं उनके ऊपर आज मेरा लेक्चर है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको प्रैक्टिकली आपको आसान तरीके से समझा दूँ। इसको समझाने के लिए मैं दो तरीक़ों का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं एक अपना जो मैं कहता होता हूँ कि एक बी फैमिली होती है, उसको पहले मैं हाईलाइट करूँगा। इसके अंदर इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे पैसिव वॉइसेस में यूज़ होने वाले हैं। इज़, एम, आर ये प्रेजेंट में है, वॉज और वर ये पास्ट में है, वॉज इन वर, और फ्यूचर में क्या होगा, विल बी। अच्छा, पैसिव वॉइसेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे पैसिव वॉइसेस में, और ये टोटल 9 होते हैं। तो 9 में से पहले राउंड में मैं आपको 3 करवाऊँगा, फिर अगले 3, फिर अगले 3, टोटल 9 के ऊपर हम बात करेंगे। पहले इस बी को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये बी है क्या। बी ये एक फैमिली है, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। इस विल बी की जगह पे शेल भी आ सकता है। वो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जी विल लगाना है, शेल लगाना है, वुड लगाना है, मे, माइट, कैन, कुड, वो सारा कुछ यहाँ पे आ सकता है और सबके पैसिव वॉइसेस इसी स्ट्रक्चर पे बन सकते हैं। लेकिन अभी का मेरा टॉपिक है, मैं कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा हूँ आपको कि इन चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो। पहली चीज़ तो हमने की थी इसमें कि इसके साथ हमने नाम लगाया था। लाइक मैंने कहा कि आई एम अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, आई विल बी अ टीचर। दूसरे स्टेप में हमने इसके साथ आई एन जी वाली फॉर्म लगाई थी। आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था और मैं पढ़ा रहा हूँगा। इसको मैं लिख देता हूँ, ये पास्ट स्टडी थी। आई एम टीचिंग, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि ये अक्सर पैसिव वॉइसेस में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, और फ्यूचर में था आई विल बी टीचिंग। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं पढ़ा रहा होऊंगा। फ्यूचर में कोई सिचुएशन है, मतलब आप कहते हैं कि जी मैं जब मैं एक नया स्कूल ज्वाइन करूंगा तो तब मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होऊंगा। तो वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होऊंगा, वो आपने एक सिचुएशन उसके साथ अटैच कर दिया। आई वॉज टीचिंग में भी कोई सिचुएशन अटैच हो सकती है कि जी मैं पढ़ा रहा था जब स्टूडेंट क्लास में एंटर हुए। आई वॉज टीचिंग व्हेन द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, तो ये पास्ट में आ गया। और आई एम टीचिंग मैं अभी अभी पढ़ा रहा हूँ, इसको हम अभी स्टडी नहीं करने जा रहे, इसको मैंने कट कर दिया ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने ये अर्ज़ किया कि पैसिव वॉइसेस जो होते हैं उसमें हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर किसी को थर्ड फॉर्म्स नहीं आती वर्ब्स की तो उसको पैसिव वॉइसेस को अभी छोड़ देना चाहिए, उसको पैसिव वॉइसेस करने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म के ऊपर ही पूरा बेस कर रहा है। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि हमारा जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वो SVO होता है। SVO का मतलब है पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मिसाल के तौर पे आई मैं हूँ, प्ले ये वर्ब आ गया मेरा एक्शन, आई प्ले मैं खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ, फुटबॉल, ये आ गया जी आई प्ले फुटबॉल, मैं खेलता हूँ फुटबॉल। लेकिन उर्दू में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है SOV, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यानी कि अगर वहाँ से हम चलाएं तो ये बनेगा मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल, फिर खेलता हूँ, वो वर्ब जो है वो एक्शन खेलना यानी कि खेलता हूँ वो एंड पे आ गया। लेकिन पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस जो अभी हम करने जा रहे हैं, इनमें एक नया स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, यानी कि SVO भी नहीं होता और SOV भी नहीं होता, बल्कि इनमें कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, इनमें इसको उलट करना है OVS, ये इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आपका जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, फुटबॉल है, वो शुरू में आ जाएगा। इसमें सब में जितने भी पैसिव वॉइसेस हैं उनमें ये ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़ुटबॉल खेला जाता है मुझसे, ये मैं लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, अगर मैं नहीं भी लगाता तो असल हमारा जो टारगेट है वो इसको हाईलाइट करना है। मीडिया में अक्सर लैंग्वेज में ये यूज़ होता है पैसिव स्ट्रक्चर,
उसमें मकसद ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसको हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि जो बंदा वो काम कर रहा है उस बंदे से हमें कोई गर्ज नहीं कि ये काम, मतलब बैंक लूट लिया गया, अब बैंक में पैसा था बहुत ज़्यादा, तो अभी टारगेट था जी बैंक, तो बैंक को हाईलाइट कर दिया गया। तो लूटा किसने है उसको हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई बच्चा बैंक लूट लेता है तो बच्चा इंपॉर्टेंट हो गया, तो आएगा जी बच्चे ने बैंक लूट लिया, तो इसको हम एक्टिव में कर देते हैं। तो एक्टिव और पैसिव का एक ख़ास मकसद होता है, उसको उसी मकसद में यूज़ करना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं वो ख़ास कर, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ इसको पैसिव बनाओ, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस लेके आते हैं कि इसको पैसिव बनाए, चैलेंजेस देते हैं टीचर्स को। तो पैसिव वॉइस जो होता है वो हर स्ट्रक्चर का नहीं बनता और हर स्ट्रक्चर का बनाना ज़रूरी भी नहीं होता। जिसमें सब्जेक्ट की अहमियत को शो करना ज़रूरी है उसमें सब्जेक्ट को ही आप हाईलाइट करें। मतलब चाय बनाई जाती है, अगर आप ये कह रहे हैं चाय बनाई जाती है, तो मुमकिन है यहाँ पे बनाने वाले की अहमियत नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे घर में किसी मदर ने चाय बनाई है तो आप कहते हैं जी मदर ने चाय बनाई है। तो अगर किसी को आप चाय बनाने वाले को हाईलाइट नहीं करना चाहते तो आप चाय को फोकस कर देते हैं जी चाय बना दी गई, या चाय बना दी गई है, या चाय बना दी जाएगी, या चाय बनाई जा रही है। तो पैसिव वॉइस को हम हर टेंस में फिट कर सकते हैं, उसको अभी हम सीखेंगे। अभी हम एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, एक ऑब्जेक्ट को, इस फुटबॉल को ही ले लेते हैं, ये इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ये इंडेफिनेट के, पहले हम इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस कर लेते हैं, सारे इंडेफिनेट के पैसिव वॉइसेस कर लेते हैं। फुटबॉल, ये मैं इसी तरह लिख लेता हूँ फुटबॉल। अब यहाँ से मैं इस बी की फैमिली जो इज़ एम आ रहा है उसमें से मैं उठाऊँगा इज़, फुटबॉल इज़, और मैंने आपसे ये कहा कि इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, तो फुटबॉल इज़ प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है। यानी कि हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, फुटबॉल खेला जाता है, ठीक है, इधर बॉल आ जाएगा, सॉरी, फुटबॉल इज़ प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है। अभी आप एडिशनली इस आई को अगर ऑब्जेक्टिव केस में लाना चाहते हैं तो आप इधर बाय मी लगा देंगे, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी, फुटबॉल मुझसे खेला जाता है। अगर इसको आप पास्ट में करना चाहते हैं तो आप सिंपल कर देंगे फुटबॉल वॉज प्लेड। आसान है ये चीज़। और अगर इसको फ्यूचर में करना है तो हम कर देंगे फुटबॉल विल बी प्लेड। बड़ा आसान है ये, फुटबॉल विल बी उसी तरह आ गया। लेकिन गलती यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, वो कहता है फुटबॉल विल बी प्लेइंग, क्योंकि उसने पढ़ा होता है कि जी आईएनजी फॉर्म आती है विल बी इज़ एम आर वॉज वर्ड के साथ, तो वो इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाते लगाते गलती कर जाता है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जी क्या यही ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, किसी जगह पे तो मैं भी ऑब्जेक्ट हो सकता हूँ ना। फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को लिखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम, अच्छा अब इसके बाद थर्ड फॉर्म मैंने लगानी है कोई, मैं अब ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे ऊपर कोई एक्शन हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आई एम सेंट, ये समझ दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है कि मुझे भेजा जाता है। कौन भेजता है ये हिडन है। अगर मैं कहता हूँ आई एम टॉट, ये टॉट टीच की थर्ड फॉर्म है, ये कोई सेंस दे रहा है? बच्चों आप बताओ, कोई सेंस दे रहा है? आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, सेंस दे रहा है बिल्कुल, मुझे पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? मुझे फ़िज़िक्स भी पढ़ाई जाती है, मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे पढ़ाए जाते हैं। तो अभी टारगेट क्या है? मैं टारगेट हूँ, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश की किताब लिख दूँ, इंग्लिश इज़ टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे कोई हमने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करनी है, एक एक बार वर्ब्स को चेंज करके देखना है कि किस वर्ब के ऊपर ये चीज़ फिट आ रही है। मतलब अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं जी अब बॉट, मिसाल के तौर पे कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, कहते हैं जी बॉट आ गया, तो अब आई एम बॉट होगा या आई बॉट होगा या आई एम बाइंग होगा, या यहाँ पे क्या आएगा? अगर आई एम बॉट लगाते हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो आई एम बॉट का मतलब है मुझे ख़रीदा जाता है। मुझे तो नहीं ख़रीदा जाता, मैं ख़रीदता हूँ, लाइक आई बाय। फिर वो इसका जो एक्टिव है वो ये होगा आई बाय, यानी कि इसका एक्टिव क्या है? इसका एक्टिव ये था आई बाय,
आई बाय, ठीक है, आई बाय हम लिख लेते हैं आई बाय आ बुक, थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आई बाय अ बुक, ये दरअसल में ये चीज़ थी। आई एम बॉट नहीं है कि मुझे ख़रीदा जाता, बल्कि बुक इज़ बॉट है, ये बुक है। अ बुक इज़ बॉट, अब बाय मी मुझसे ख़रीदी जाती है, बाय मी। अभी इसी सेम टू सेम इस स्ट्रक्चर को आप पास्ट में भी फिट कर लेंगे। इसकी मैं कुछ मज़ीद एग्जांपल्स बनाता हूँ, आपसे बल्कि बनवाता हूँ। चाय बनाई जाती है, इसको कोई बता सकता है? अभी चाय फोकस है, कौन बनाता है? ये फोकस नहीं है, कौन बताएगा जी? चाय बनाई जाती है, वेरी गुड। टी इज़ मेड, चाय बनाई जाती है। चाय बनाई गई, वेरी गुड। टी वॉज मेड। फ्यूचर, टी, वेरी गुड, आपको तो आ गया सारा। टी विल बी मेड, चाय बनाई जाएगी। यानी कि हमारा, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि पैसिव वॉइस में हमारा जो टारगेट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, कि हमने एक ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है। ऑब्जेक्ट उसको हम कहते हैं जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है जी। अब एक न्यू एग्जांपल देखते हैं। एडमिशन एक वर्ड है मेरे जहन में आया, दाखला दिया जाता है। एडमिशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, एडमिशन। देने की इंग्लिश होती है गिव, तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, कोई बताएगा जी? वेरी गुड, एडमिशन इज़, यही इज़ है हमारे यहाँ पे आ रहा है, इज़ गिवन। अब कौन देता है दाखला और किसको दिया जाता है उसको हमने छुपा दिया। एडमिशन इज़ गिवन। अच्छा, अगर इसको हम पास्ट में करना चाहें, एडमिशन वॉज गिवन, एडमिशन दिया गया। और फ्यूचर में हम क्या करेंगे इसको? एडमिशन विल बी गिवन, एडमिशन दिया जाएगा। इसमें एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, स्टूडेंट्स भी आ जाता है ना। अगर हम स्टूडेंट्स लिखना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को दाखला दिया जाता है, तो फिर क्या आएगा? स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन, स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन, के स्टूडेंट्स को दाखला दिया जाता है। और अगर पास्ट में हम करना चाहें तो स्टूडेंट्स वर गिवन एडमिशन आ जाएगा, और फ्यूचर में अगर करना चाहें तो स्टूडेंट्स विल बी गिवन एडमिशन आ जाएगा। वेरी गुड। अभी इसको हम मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं अगले राउंड में, जिसमें कि एक्चुअल आपको प्रैक्टिस का मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में आपके साथ होना क्या है। एग्ज़ाम में आपको 3 टेंसेस पहले आने चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फर्स्ट फॉर्म होगी यहाँ पे, तो आपने उसके पैसिव वॉइस में इज़ एम आर लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी तो आपने उसके पैसिव में वॉज वर्ड लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर यहाँ पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपने उसके पैसिव में विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जो वीडियो देख रहे हैं लोग वो इस बात को दोबारा सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं ये करके भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे, आई वॉश द डिशेज़। अब ये कौन कौन से काम हैं बच्चों? मैं पहले बता चुका हूँ कि जो जब फर्स्ट फॉर्म आती है ये डेली बेसिस के काम होते हैं, डेली रूटीन के काम होते हैं। आई वॉश द डिशेज़ डेली, मैं रोज़ाना डिशेज़ धोती हूँ, ठीक है। और कल मैंने डिशेज़ को धोया, आई वॉश द डिशेज़, मैंने डिशेज़ को कल साफ़ किया। आई विल, शेल लगाते हैं वैसे उधर लोग, मैं विल लगा लेता हूँ। आई विल वॉश द डिशेज़। आपको दरअसल में ये लिखा हुआ आएगा, तो अब आपने इस चीज़ को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है और स्ट्रक्चर यही इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म वाला। अभी देखते हैं इसमें काम एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? डिशेज़ धुल रही है ना, डिशेज़ के ऊपर एक्शन हो रहा है, तो हम डिशेज़ को शुरू में ले जाते हैं। गलती लोग क्या करते हैं, वो डिशेज़ को देखा, डिशेज़ को शुरू में ले गए, DISH। अब डिशेज़ नहीं शुरू में जाएगा, इस डिशेज़ के साथ एक दा भी लगा हुआ है,
जो एडवांस्ड स्टडी करते हैं लैंग्वेज की, उसमें नाउन फ्रेज होती है एक, मतलब कि द डिशेज विच वर रिसेंटली बॉट हैव बीन वॉश्ड, मतलब फिर वो सारा नाउन फ्रेज पूरी की पूरी जो है वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, वो आपने पूरी की पूरी नाउन फ्रेज को लेके जाना। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ द है और डिशेज है। इसको हम शुरू में ले आते हैं, द डिशेज। यहाँ से हम यहाँ से क्या लेंगे, इज़ लेंगे। डिशेज ज़्यादा है कम है, तो आर आ जाएगा। डिशेज आर वॉश्ड, धोई जाती हैं। आपने ये बाय मी लगाना है, लगा लें, नहीं लगाना कोई बात नहीं, बाय मी। अब इसी को हम अगर सेकंड फॉर्म आपको नज़र आ रही है और वो कहता है कि इसका पैसिव बनाओ, तो सेकंड फॉर्म आपको सब्जेक्ट के बाद अगर नज़र आ रही है तो आपने खामोशी से उसके साथ वॉज वर की थर्ड फॉर्म के साथ लगा देना। मसलन द डिशेज वर वॉश्ड, आगे उसी तरह ही बाय मी लग जाएगा। और इसको फ्यूचर में करेंगे, द डिशेज विल बी वॉश्ड। अभी आपको गेम समझ आ गई कि इसका एक्चुअली होता क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा हाईलाइट हो रहा है, डिशेज धोई जाती हैं, मैं धोता हूँ डिशेज, आई वॉश द डिशेज, ये बस फ़र्क है। डिशेज धोई जाती हैं, डिशेज आर वॉश्ड, ये चीज़ है। अभी मैं इसको रेस करके अगले राउंड में आपको एंटर करने लगा इसके। ये तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीन आए तो आपने उसको इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी। अभी आपको जो अगला राउंड है ना, वो अगला राउंड आपको आएगा कंटिन्यूस का। मसलन लिखा होगा पेपर में, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश का ये मतलब है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ अभी अभी। कंटिन्यूस के तीनों कंटिन्यूस के अभी मैं आपको बताने लगा हूँ पैसिव। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये मैं कंटिन्यूस टेंस मैंने लिख दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट का मैं लिखने लगा हूँ, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। फ्यूचर का मैं लिख देता हूँ, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। आसान है। अभी इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसमें भी वही इज एम आर, वही वॉज वर और वही विल भी लगेगा। आसान है ये बात, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें भी अभी हम लगा के देखते हैं कि कैसे लगेगा। इसमें इंग्लिश शुरू में आ गया, इंग्लिश मैंने कहा इज एम आर लगेगा इज़, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज़ लगेगी बीइंग की, यानी कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, BEING बीइंग, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट। बाकी आपने वो बाय मी लगाना है, आप लगा सकते हैं बाय मी, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय मी। उसके बाद इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ये यूज़ बड़ा कम होता है। जो भी चीज़ लैंग्वेज में कम यूज़ होती है वो थोड़ी हमें अजीब लगती है। वो कहते हैं, आप कहते हैं हमने तो कभी ये स्ट्रक्चर सुना ही नहीं है। तो इसमें इंग्लिश विल बी बीइंग, ये आपको थोड़ा सा यहाँ से अजीब लगेगा, विल बी बीइंग टॉट बाय मी। वही थर्ड फॉर्म आ गई, वही इज एम आर वैसे ही आ गया। बस आपने अब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए आसान ये है समझना कि जहाँ पे इज एम आर के बाद ING आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो आपने बीइंग का इजाफा करके वही थर्ड फॉर्म वाला सेम टू सेम स्ट्रक्चर लगा देना है। अभी मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अभी जो तीसरा पैसिव है उसकी तरफ मैं आता हूँ। तीसरा पैसिव थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है क्योंकि वो उसकी जो शाखें हैं वो मिल जाती हैं थोड़ी सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। तो लोग समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ से आ गया, हालांकि उसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है बराह रास्त।
तो जिस तरह ये बी है ना, बी के 3 फैमिलीज़ मैंने आपको बताई कि 3 इसके ये आ जाते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। इसी तरह इसके अंदर ना एक बीन भी होता है। क्या होता है? बीन। ठीक है, मेरा नाम क्या है? मुबीन। ये उसके एंड पे जो बीन आता है ना, वो ये वाला बीन है। अच्छा, ये बीन है, तो बीन के अंदर एक आता है हमारे पास हैज़ बीन, और दूसरा आता है हमारे पास हैव बीन। हैड बीन, ये तो आपको पहले भी चीज़ें आती हैं, हैड बीन, और यहाँ पे विल हैव बीन। अच्छा, इस विल हैव बीन में सारा आ जाता है, मे हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, विल हैव बीन। अब इसका पैसिव अब हम बनाएंगे, इसके ये 3 इसके बनेंगे पैसिव, ये 9 पूरे हो जाएंगे। 6 पहले पढ़े और 3 अब ये वाले अब हम पढ़ने लगे हैं। हम उसी स्ट्रक्चर को दोबारा लेते हैं जहाँ पे हमने कहा कि इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट। हम यहाँ पे कहते हैं इंग्लिश हैज़ बीन टॉट। इसको करके देखते हैं तो कि इससे क्या सेंस निकलती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट। बाय मी लगाना है लगा लें, नहीं लगाना ना लगाएं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। इंग्लिश हैज़ बीन टॉट। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसका हम ज़रा कंपैरिजन कर लें। इंग्लिश हैड बीन टॉट। फ्यूचर में भी कर लेते हैं इसी तरह। इंग्लिश विल हैव बीन टॉट। अच्छा, ये जो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन लगता था ना, इसमें तो हम ये समझते थे ना इसको कि ये जी कोई ख़ास वक्त से कोई चल रही हो कोई चीज़, तो उसमें आप हैज़ बीन हैव बीन लगाते हैं। लाइक आई हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स सिंस द लास्ट 2 ईयर्स। मैं पिछले 2 सालों से वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, तो उसमें आप ING लगा रहे थे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ। लेकिन अभी हम इसमें थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, इसका मतलब ये पैसिव है, तो इसमें अब टाइम का कोई लेना देना नहीं है। अब अक्सर लोग इसके पैसिव के अंदर टाइम ढूंढना शुरू कर देते हैं। जी सिंस फॉर क्यों नहीं लगा, हैज़ बीन लग गया जी, सिंस फॉर नहीं नज़र आ रहा इधर। ये सिंस फॉर का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक्चुअली ये किस चीज़ का पैसिव है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है। मिसाल के तौर पे ये अगर हम इसको उलट करें तो ये इस तरह सेंटेंस लिखा हुआ था, आई हैव टॉट इंग्लिश। इसका मतलब है कि ये कंप्लीटेड एक्शन था कि मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। आई हैव टॉट इंग्लिश रिसेंटली, जस्ट नाउ, अभी अभी मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, या लास्ट ईयर मैंने, रिसेंट ईयर में मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। आई हैव टॉट इंग्लिश। तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया इसमें, तो फिर ये बना है कि इंग्लिश हैज़ बीन टॉट, इंग्लिश पढ़ाई गई है मुझसे। यानी कि इसमें कंप्लीशन नज़र आ रही है, इसमें सिर्फ कंप्लीशन नज़र आ रही है, कोई ड्यूरेशन पीरियड वगैरह इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसिव है। पीरियड हमने तब लगाना था सिंस फॉर जब हैज़ बीन, हैव बीन के बाद टीचिंग आ रहा होना था यहाँ पे, लाइक आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, उसमें फिर हमने ING लगाना था। अच्छा, यहाँ पे क्या था, आई हैड टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी। और फ्यूचर में क्या होगा, आई विल हैव टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ा चुका होऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। कंप्लीटेड एक्शन है फ्यूचर के अंदर। तो जब आप ये देखें एक्टिव के अंदर विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो उसको आपने इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कन्वर्ट करना है। विल हैव बीन आ जाएगा और आगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसका हैड के बाद थर्ड फॉर्म तो हैड बीन आ जाएगा। इसमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म थी तो हैज़ बीन या हैव बीन आ जाएगा, वो इसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो ये था। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इसकी मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको। अभी बस ये है कि इसका एक ओवरव्यू आप समझ लें। मैंने 9 स्ट्रक्चर्स करवाए हैं, इनका ओवरव्यू समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी इसी स्ट्रक्चर पे आप कंपैरेटिव प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।